हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात कर रहे थे, इसके पहले बात कर चुके थे टाइप्स ऑफ ईसीजी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड ईसीजी या फिर जिसको हम रेस्टिंग ईसीजी के बारे में कह रहे थे, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईसीजी थी, जिसमें हमने प्रोसीजर पढ़ा, उसका यूजेज पढ़े। अब हम उसके एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल एंड पेनलेस। तो जो रेस्टिंग ईसीजी होगी, जिसको हम स्टैंडर्ड ईसीजी भी कहते हैं, एक सिंपल नॉन इन्वेसिव और पेनलेस प्रोसीजर रहता है। सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे सुपाइन पोजीशन पे लेटाया और वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया और वहाँ पे जो ईसीजी मशीन होगी उसको कनेक्ट किया और वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जिसमें वहाँ पे ऐसा नहीं बॉडी के अंदर वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स डालना है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कैसे रहेगी, सिंपल प्रोसीजर होता है। पेनलेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे केवल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो स्किन की सरफेस पे लगाए जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। और वहाँ पे ये क्या करेंगे, जो हार्ट रहेगा, हार्ट में जो स्टिमुलेशन होता है वो वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर वहाँ पे भेजने का स्टिमुलेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, केवल बॉडी की सरफेस पर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक रूटीन ईसीजी होती है, इसीलिए वहाँ पे कोई पेन ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण रहता है वहाँ पे। इसके अलावा क्विक परफॉर्म के लिए बात की जाए, क्विक परफॉर्म में क्या होगा, तो वहाँ पे जो रेस्टिंग ईसीजी हो गया रिलेटिवली वहाँ पे रैपिड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। पेशेंट प्रिपरेशन और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बाद एक्चुअल वहाँ पे रिकॉर्ड करने तक का बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे सारे प्रोसीजर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ईसीजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें रिजल्ट भी क्या होगा, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और डायरेक्टली हम उसको कह सकते हैं लाइव भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इससे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट है। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, रैपिडली हम उसको वहाँ पे ईसीजी को यूज करके, और वहाँ पे चेस्ट पेन है, पैल्पिटेशन है, सिनकोप जैसी कंडीशन हो गई, या फिर वहाँ पे कोई कह सकते हैं सस्पेक्टेड एरिथ्रीमिया की कंडीशन है, तो उन चीज़ों को वहाँ पे हम क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके ईसीजी करके हम वहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइडली यूज्ड फॉर रूटीन कार्डियक एग्जामिनेशन। तो जो रेस्टिंग ईसीजी रहती है मेनली जो हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, या फिर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम होंगे, वहाँ पे रूटीन कार्डियक असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, इसका जो यूज होता है केवल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में ज़रूरी नहीं करते हैं, बल्कि जो जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं, नॉर्मल पेशेंट्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए ईसीजी करवा सकते हैं। तो रूटीन असेसमेंट में हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे रूटीन असेसमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। वहाँ पे रूटीन हार्ट चेकअप के लिए हो गया, हार्ट रेट के लिए कह सकते हैं, हार्ट साउंड हो गई जो अलग अलग वेव्स रहती हैं, हार्ट रिदम्स हो गई, वेव्स में जैसे पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव्स मैंने बताया था, पीआर इंटरवल हो गया, क्यूआरएस ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, तो जितने भी रहेंगे कंडक्शन, कोई का वहाँ पे कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ईसीजी करवा के वहाँ पे कार्डियक एग्जामिनेशन करवा करके उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईसीजी को एक बेस लाइन कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन माना गया है। तो यही 3 मेजर एडवांटेज थे, इनके बारे में बताया। सबसे पहले सिंपल रहता है, ठीक है, क्विकली यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, जो भी रिजल्ट होगा वहाँ पे क्विकली मिलेगा, और रूटीन एग्जामिनेशन हम वहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्डियक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक्सरसाइज ईसीजी के बारे में। अब एक्सरसाइज ईसीजी क्या होता है, जिसको हम स्ट्रेस ईसीजी या फिर ट्रेडमिल टेस्ट टीएमटी भी कहते हैं। ठीक है, तो टीएमटी उसमें देखा भी होगा, जो जिम्स में रहता है बिल्कुल, जिस पे पेशेंट को दौड़ाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडमिल कहते हैं। ठीक, तो ट्रेडमिल टेस्ट भी होता है, तो इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल वैसे ही मशीन रहती है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो एन एक्सरसाइज ईसीजी is recorded while the patient perform physical exercise on the treadmill or stationary bicycle।
तो मैंने बताया जो एक्सरसाइज ईसीजी रहती है वो एक डायनामिक कार्डियक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट रहेगा, पेशेंट के जो हार्ट रहेगा, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को उस टाइम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते हैं जब पेशेंट क्या कर रहा होता है, उस पर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा होता है या उस पर दौड़ रहा होता है, ठीक है। तो उस पर यही करना होता है, पेशेंट को उस पर दौड़ाते हैं, फिर उससे क्या करेंगे, उसकी जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेस्टिंग ईसीजी होगा उसमें क्या करेंगे, केवल पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में वहाँ पे पेशेंट को क्या करेंगे, सुपाइन लेटा करके वहाँ पे केवल हार्ट की जो एक्टिविटी होगी उसको एसेस करेंगे। लेकिन कुछ कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होती हैं वो तब पता चलती हैं जब हम हार्ट को पे वर्कलोड बढ़ाते हैं, ठीक है। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वो सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, जो भी एबनॉर्मल सिम्टम्स होंगे वो अपीयर होने लगते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज ईसीजी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हार्ट को कंट्रोल स्ट्रेस दे करके वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रिस्पांस होंगे उनको मॉनिटर करना, ठीक है। तो एक कंडीशन हो कि नॉर्मल कंडीशन में जिसमें एक रिलैक्स पोजीशन में लेते हैं ईसीजी, तो उसको हम क्या बताए थे, स्टैंडर्ड ईसीजी कहते थे, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में किया जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज के दौरान जो हम हार्ट को ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस समय क्या होगा, जो कार्डियक एबनॉर्मलिटी होंगी वो वहाँ पे सामने रिकॉर्ड हो सकती हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो एक्सरसाइज होगी उसमें करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, मॉनिटर होती हैं, चाहे वो जो एग्जामिनर होगा वो लाइव वहाँ पे देख सकता है या फिर वो वहाँ पे मशीन में भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो हार्ट रेट हो गया, कैसे चेंज हो रही है, कार्डियक रिदम्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, और जो वहाँ पे अलग अलग सेगमेंट रहते हैं, जैसे एसटी सेगमेंट होगा तो एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन हो गया, एलिवेशन तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। पीटी वेव एबनॉर्मल तो नहीं होती, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट को इस्केमिक सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो इसमें क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज जब करवाएंगे, रनिंग करवाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हार्ट का वर्कलोड होता है वो बढ़ता है। अब जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे जो भी सिम्टम्स होंगे, जो भी कोई एबनॉर्मलिटी अगर हार्ट में है तो वहाँ पे ईसीजी में रिस्पॉन्ड करेंगी, वहाँ पे ईसीजी में पता चल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लिया किसी के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो जैसे ही वहाँ पे वर्कलोड बढ़ेगा वहाँ पे जो ईसीजी होगी, ईसीजी में वहाँ पे चेंजेस दिखाई देने लगेंगे, वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन अपीयर होने लगेगी, तो इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। while the patient perform physical exercise on the ट्रेडमिल एंड स्ट्रेस बाइसिकल, तो मैंने बताया था इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको एक्टिवली एक्सरसाइज करवाया जाता है, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब यही होता है, वो वहाँ पे जॉगिंग करना, जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे बाइसिकल होता है, स्टेशनरी बाइसिकल कह सकते हैं, सेम वैसे वहाँ पे फिक्स रहती है और वहाँ पे वर्क करना रहता है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स मेनली सेम रहते हैं, वहाँ पे मेनली दोनों का पर्पज़ ही यही रहता है कि जो वहाँ पे हार्ट का वर्कलोड हो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना, जिससे क्या हो, वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी होंगी तो ईसीजी में वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें देखो यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमिल का भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे स्टेशनरी बाइसिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडमिल क्या रहता है, एक कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वहाँ पे मूविंग पर प्लेटफार्म होता है, जहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, वहाँ पे टहलने के लिए या फिर थोड़ा कह सकते हैं स्पीड में वहाँ पे दौड़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है वहाँ पे जब पेशेंट की जो मसल्स होंगी ज़्यादा वर्कलोड उसको करना पड़ेगा और वहाँ पे जो मस्कुलर डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होगी और जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब वर्कलोड बढ़ेगा तो वहाँ पे अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। स्टेशनरी साइकिल बाइसिकल में क्या रहता है, यहाँ पे पेशेंट को जैसे बाइसिकल होती है, ठीक है, वैसे वहाँ पे पैडल करना रहता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो स्किल रहेगी ये अपनी जगह फिक्स रहेगी, और वहाँ पे केवल वहाँ पे रेजिस्टेंस ग्रेजुअली वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैडलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, स्केलेटल मसल्स पे वर्कलोड बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और कार्डियोवैस्कुलर वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये भी जो रहती है, ये भी क्या करेगी, हार्ट को कंट्रोल्ड स्ट्रेस देने में एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करवा सकते हैं या फिर स्टेशनरी बाइसिकल करवा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इवेलुएट द हार्ट रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिजिकल स्ट्रेस मेनली क्या होगा वहाँ पे जो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस इवेलुएट द हार्ट रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्ट्रेस। तो मेनली जो वहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस होगा उसको भी वहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जो फिजिकल स्ट्रेस रहता है उसको भी इवेलुएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि फिजिकल जब एक्सरसाइज शुरू करेगा पेशेंट, तो उसकी वजह से कि उसकी जो बॉडी की मसल्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगी, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा वो एक्टिवेट होगा, और वहाँ पे जैसे ही एक्सरसाइज होगी स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमारा जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी इंक्रीज होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, और वहाँ पे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और वहाँ पे जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। अब अगर हेल्दी कोरोनरी सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, अप्रोप्रिएटली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई सिग्निफिकेंट नैरोइंग है तो क्या होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड क्या होगी, मिसमैच हो जाएगी, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पूरी नहीं होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा उसको वहाँ पे रिवेल कर सकता है। ठीक है, तो यही कारण रहता है कि वहाँ पे हम रेस्टिंग ईसीजी नहीं करवाते हैं, वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, एक्सरसाइज ईसीजी करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सरसाइज ईसीजी होगा इसका मेनली पर्पज़ यही रहता है कि हार्ट में रिस्पांस जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस होगा उसको एवेलुएट करना। ठीक है, तो वहाँ पे ये एसेस कर सकता है कि वर्कलोड जब बढ़ेगा हार्ट पे, तो वहाँ पे क्या कौन कौन से इफेक्टिवली फंक्शन वर्क करते हैं। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि उसके अपेक्षा कम रहेगी वहाँ पे, और एक्सरसाइज जब वो करेगा तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिक डिमांड होगी बढ़ेगी, जिससे वहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड होती है बढ़ जाती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होगा तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, और वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यही इस्कीमिया को हम वहाँ पे क्या करेंगे, ईसीजी रहेगा, ईसीजी में वहाँ पे चेंजेस जो होंगे उनको हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ईसीजी में जब हम करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज ईसीजी करेंगे तो उस दौरान हम कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं। तो सबसे पहले क्या मॉनिटर किया जाता है, हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। हार्ट रेट क्या करेगा, जैसे मान लिया हम वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट रेट वहाँ पे एक्सरसाइज के साथ क्या होगी, हार्ट रेट नॉर्मल से तो ज़्यादा होगी, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगी, और जो कार्डियक रिदम्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, एरिथ्रीमिया अब नॉर्मल रिदम्स डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक कर सकते हैं। एसटी सेगमेंट्स देख सकते हैं, मोस्ट रूप से एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मायोकार्डियल इस्कीमिया का एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एसोसिएटेड फाइंडिंग हो सकती है। तो मतलब कहने का यही है कि एसटी सेगमेंट में अगर वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है तो मतलब वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा टी वेव्स को भी हम देखते हैं। टी वेव्स में रिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, या डीपोलराइजेशन होता है। अगर रिपोलराइजेशन रिलेटेड कोई चेंजेज ऑब्जर्व किए जा रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से के साथ क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा, वो भी रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स बहुत सारे अपीयर होने लगेंगे जब वहाँ पे पेशेंट्स
एक्सरसाइज करेगा तो उसको क्या होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, ब्रीदलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, एक्सेसिव फटीग हो गया, डिजीनेस हो गया, पैल्पिटेशन, बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगेंगे अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो इस कारण से, ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रेडमिल टेस्ट रहता है इसको करवाया जाता है, इससे वहाँ पे एसेस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके हम बात करते हैं प्रोसीजर की, क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर में ईसीजी इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द पेशेंट, करते वैसे भी हैं जैसे उसको करते हैं वैसे इसको भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा पेशेंट की बॉडी पर वहाँ पे ईसीजी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या रहेंगे, जो हार्ट होगा, हार्ट जो जनरेट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा उसको डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे ईसीजी मशीन तक सिग्नल्स को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होंगी, ठीक है, उन वो जब इनिशिएट होंगी इम्पल्सेस जो इनिशिएट होंगी ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मायोकार्डियल डिपोलराइजेशन कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब इलेक्ट्रोड्स जो रहेगा इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करके वहाँ पे ईसीजी वेवफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। एक्सरसाइज शुरू करते ही सबसे पहले क्या होगा, जो बेस लाइन ईसीजी होगी उसको लेना ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि बाद में वहाँ पे पता चल सके कि रेस्टिंग ईसीजी करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, वहाँ पे हार्ट बीट जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, लेकिन और जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ हार्ट बीट बढ़िया होगी। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज ईसीजी हम करने से पहले क्या करते हैं, वहाँ पे रेस्टिंग ईसीजी करते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग ईसीजी बाद में क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर किया जाता है रेस्टिंग ईसीजी और एक्सरसाइज ईसीजी में। ठीक है, तो वहाँ पे जो बाकी कंडीशन यही रहेगी कि इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेंगे, ईसीजी मशीन को भेजेंगे और वहाँ पे ईसीजी ट्रेसिंग होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, जब ईसीजी अटैच करेंगे, द पेशेंट्स वॉक्स आर रन ऑन द ट्रेडमिल विथ इंक्रीजिंग स्पीड एंड इंक्लाइन। तो मैंने बताया था पेशेंट क्या करता है, जो ट्रेडमिल रहेगा ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करता है। शुरुआती तो जनरली क्या करेगा, लो वर्कलोड से वहाँ पे वर्क करता है, फिर एक्सरसाइज को इनिशियली ग्रेजुअली वहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, धीरे धीरे उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए वहाँ पे जो ट्रेडमिल होगी उसकी स्पीड और जो इंक्लाइन रहता है उसको धीरे धीरे वहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे वहाँ पे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और वहाँ पे जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा वो भी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और वहाँ पे जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार जो हार्ट को प्रोग्रेसिवली वहाँ पे जो ग्रेटर वर्क लोड होगा वो परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि जो ट्रेडमिल होता है केवल पेशेंट को चलाने के लिए नहीं है। ठीक है, मेनली इसका जो कंट्रोल्ड स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग डिवाइस की तरह ये वर्क करता है। तो इसका पर्पज़ यही रहता है कि हार्ट को कितना वर्कलोड देना है, उसकी कार्डियोवैस्कुलर रिजर्व्स और जो पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे सामने दिख सकती हैं। ठीक है, मान लिया किसी के कोरोनरी आर्टरी रहती है, हेल्दी है, तब तो वहाँ पे जो एक्सरसाइज ऑक्सीजन डिमांड होगी इंक्रीज करेगी, कार्डियक जो कोरोनरी ब्लड फ्लो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे नैरोइंग होगी तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिमांड तो एक्सरसाइज जैसे ही इंक्रीज करेंगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी। अब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर वहाँ पे मिल नहीं पाएगी और वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो कह सकते हैं जो एक्सरसाइज मशीन ईसीजी रहती है ये क्या करती है, जो वहाँ पे डिजीज़ रहेगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रहेगी, उसको इवेलुएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, वहाँ उसको वहाँ पे इवेलुएट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द ईसीजी इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रिकवरी। तो जब ईसीजी होता है, ईसीजी में केवल जब एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहा होता है, जो रिकवरी पीरियड होता है उसको मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जो एबनॉर्मलिटीज होंगी एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पे अपीयर होंगी और एक्सरसाइज करने के बाद वहाँ पे
क्या होगा उसको बाद में वहाँ पे भी दिखाई दे सकते हैं, तो रिकवरी फेज़ में ज़्यादा क्लियरली वहाँ पे दिखाई देती है। तो इसीलिए जो पूरा रिस्पॉन्स होगा वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रेस्ट के टाइम वहाँ पे क्या होगा, रेस्ट के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे जो पीक एक्सरसाइज पे वहाँ के रिकवरी में ये सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि इसीलिए इसको क्या देखा जाता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, वहाँ पे हार्ट रेट नॉर्मल से इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है तो वहाँ पे अब नॉर्मल कह सकते हैं कोरोनोट्रॉपिक रिस्पांस का कंट्राइंडिकेशन देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक रिदम्स की बात की जाए, अगर वहाँ पे ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पे डेवलप होने वाली जो एरिथ्रीमिया होगी उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कि वहाँ पे जैसे प्रीमेच्योर बीट है या फिर की रिदम्स की कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कह सकते हैं जो एसटी सेगमेंट्स रहता है, तो एक्सरसाइज से क्या होगा, जो ईसीजी होगी सबसे पहले एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसको माना जाता है। एक्सरसाइज जैसे इंड्यूस होगी वहाँ पे एसटी सेगमेंट चेंज होगा, स्पेशली अप्रोप्रिएट क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में एसटी डिप्रेशन क्या होगा, मायोकार्डियल इसीमिया को वहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर एसटी डिप्रेशन होगा तो वहाँ पे मायोकार्डियल इसीमिया के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिम्टम्स मैंने बताया था कि अगर पेशेंट में सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं उसकी हम ईसीजी को वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चेस्ट पेन हो गया, ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें और पल्पिटेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही हैं तो उनको वहाँ पे हम जो पहले ईसीजी किए थे हम, ठीक है, रेस्टिंग ईसीजी इसको कहते हैं, उससे कंपेयर करके वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिकवरी फेज़ में हम इसको सबसे पहले इसलिए देखते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो हार्ट रहता है तुरंत क्या हो जाएगा, रेस्टिंग स्टेट में वापस नहीं आएगा, वो धीरे धीरे क्या रहता है, रेस्टिंग स्टेज में आता है, क्योंकि एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे, क्योंकि वर्कलोड वहाँ पे कम हुआ है, वर्कलोड कम हुआ है तो हार्ट रेट वहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अब हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स होंगे वो बेस लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रिकवरी पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड में ईसीजी के सिम्टम्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रिकवरी फेज होगी, रिकवरी क्या करेगी, वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और जो एबनॉर्मल कार्डियक रिस्पांस होगी उसके बारे में कह सकते हैं एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या यूजेज रहते हैं। तो सबसे पहले टू डायग्नोस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो यहाँ पे मैंने बताया ये क्या करता है कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा उसको, उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है जिसके कारण नैरोइंग हुई है तो उसको वहाँ पे हम इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगा रिलेटिवली लो होती है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो सिग्निफिकेंट डिजीज होगी उसके बावजूद वहाँ पे जो ईसीजी होगा, रेस्टिंग ईसीजी होगा, वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अब रेस्टिंग ईसीजी तो नॉर्मल होगी, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, वर्कलोड बढ़ता है हार्ट का, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और वहाँ पे अगर कोरोनरी ब्लड फ्लो होगा उसकी रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी, अगर वहाँ पे आर्टरी प्रॉपर, वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो ऑक्सीजन डिमांड की अपेक्षा कम रहेगी, मायोकार्डियल इसीमिया डेवलप होगी। तो ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहता है, वहाँ पे ईसीजी चेंजेज हो जाते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज ईसीजी में वहाँ पे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इसीमिया को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूजफुल रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको किया जाता है जिससे क्या हो सके, वहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। दूसरा क्या है, टू डिटेक्ट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एरिथ्रीमिया, तो कुछ एरिथ्रीमिया क्या रहेगी, रेस्टिंग कंडीशन में वहाँ पे एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज क्या होगा, एक्सरसाइज ईसीजी में वहाँ पे वो सिम्टोमिक स्टिमुलेशन के दौरान वो अपीयर हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज दौरान क्या होता है, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक एक्साइटेबिलिटी वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एरिथ्रीमिया होगी वो वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस अगर वहाँ पे ईसीजी मॉनिटरिंग होती है तो ऐसी जो रिदम्स एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और वहाँ पे उनको जो एबनॉर्मल रिदम्स होगी उसको
देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल रिदम्स जो होंगे केवल स्ट्रेस कंडीशन में ही ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेनली कारण यही है कि रेस्टिंग ईसीजी में क्या होता है, जो यहाँ पे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एरिथ्रीमिया होती है वो डिटेक्ट नहीं होती, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज ईसीजी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एसेस एक्सरसाइज टॉलरेंस। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो ओवरऑल बॉडी फिजिकल वर्कलोड है वो कितनी अच्छी तरह से उसको वो टॉलरेट कर सकता है। तो जब हम टीएमटी टेस्ट करते हैं उस दौरान हम देख सकते हैं कि पेशेंट की कितनी एक्सरसाइज जो पेशेंट होगा वो कितनी एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकता है, कितने वर्कलोड तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। सिम्टम्स कब डेवलप होते हैं, हार्ट रेट का रिस्पांस कैसा है, ब्लड प्रेशर का रिस्पांस कैसा है, ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटीज वहाँ पे एबनॉर्मल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिकवरी कैसी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही मतलब है कि एक्सरसाइज जो होता है वो बॉडी की जो फिजिकल वर्कलोड होता है उसको हैंडल करने के लिए फंक्शनल कैपेसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इवेलुएट चेस्ट पेन अकरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये भी कह सकते हैं अगर वहाँ पे पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान चेस्ट पेन होता है तो एक्सरसाइज ईसीजी ये एसेस कर सकता है कि वहाँ पे की जो सिम्टम्स हैं वो इसीमिया के हैं, क्योंकि जो ईसीजी होगा जब प्रॉपर वहाँ पे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो तब क्या होगा, वहाँ पे इसीमिक ईसीजी चेंजेज वहाँ पे डेवलप हो रहे होंगे, ठीक, इसीमिक कंडीशन डेवलप होती। क्योंकि एक्सरसाइज जब करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। अब जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और प्रॉपर को वहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई कर नहीं पा रही, तो वहाँ पे मायोकार्डियल इसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। और जो चेस्ट होगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा, चेस्ट पेन होगा और वहाँ पे ईसीजी में चेंजेज होंगे। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज रिलेटेड चेस्ट पेन होती है उसको हम वहाँ पे टीएमटी में इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, क्या क्या एडवांटेज होते हैं एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज ईसीजी है या स्ट्रेस ईसीजी है इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले डिटेक्ट हार्ट प्रॉब्लम दैट मे नॉट अपीयर ऑन रेस्टिंग ईसीजी। तो मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वो सभी नहीं, कुछ कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होंगी वो रेस्टिंग कंडीशन में वहाँ पे अपीयर नहीं होती हैं, रेस्टिंग ईसीजी में वो अपीयर नहीं होंगी। लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के दौरान जो हार्ट रहता है, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ने पे वो सारी जो एबनॉर्मलिटी होती हैं सामने आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड कम होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड रिलेटिवली वहाँ पे लो रहेगी, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होंगी वो साइलेंट या हिडन हो सकती हैं और वहाँ पे वो अपीयर नहीं होंगी। तब इसके लिए क्या करवाया जाता है, एक्सरसाइज ईसीजी करवाया जाता है। एक्सरसाइज ईसीजी में जो हार्ट रेट, जब एक्सरसाइज करेंगे तो जो हार्ट रेट होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, ऑक्सीजन डिमांड होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ेंगी। अब ये सारी चीज़ें डिमांड बढ़ेगी तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा उसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा वो भी वहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और जो हिडन एबनॉर्मलिटीज़ होंगी वो वहाँ पे अपीयर हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी में नरोइंग है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो उसके कारण वहाँ पे जो एक्सरसाइज के दौरान वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपीयर हो जाती हैं। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, तब वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ जो एसटी सेगमेंट होगा वहाँ पे डिप्रेशन आएगा, वहाँ पे एबनॉर्मलिटी शो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प एसेस द हार्ट फंक्शंस कैपेसिटी। तो मेनली क्या होता है, जो ईसीजी एक्सरसाइज ईसीजी होगा केवल डिजीज़ डिटेक्ट करने की डिटेक्ट नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, ये भी एसेस करती है कि जो हार्ट है उसकी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कितनी इफ़ेक्टिवली वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। हार्ट जो है वो कितना इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज कैपेसिटी हो गई या फंक्शनल कैपेसिटी होगी उसको वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के दौरान वहाँ पे जो इतनी हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ईसीजी चेंजेज हो गए, वर्कलोड टॉलरेटेड कितना कर रहा है, वर्कलोड कितना टॉलरेट कर रहा है, रिकवरी रिस्पांस कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इनको हम देख करके जो
तो अब जो जब देख कर के यहाँ पे पेशेंट में कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कितना फिजिकल स्ट्रेस है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है फिजिकल स्ट्रेस को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है। तो हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी मतलब ये नहीं कि केवल पेशेंट कितनी देर वहाँ ट्रेडमिल पे चल सकता है, असल में ये असेसमेंट करता है कि जो इंक्रीजिंग वर्कलोड के साथ जो हार्ट होगा, हार्ट रेट को अप्रोप्रिएटली कितना इंक्रीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। कार्डियक आउटपुट मेंटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जितनी वहाँ पे डिमांड है उतनी पूरी कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो जो ये एबनॉर्मल वहाँ पे ईसीजी चेंजेज होंगे या सिम्टम्स डेवलप हो रहे होंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपीयर होंगे। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम होल्टर ईसीजी क्या होता है। ठीक है। इसको कैसे कि इसका क्या रिस्पांस होता है, इसको कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।